बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैफुर रहमान है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, ये वाली जो वीडियो है ये इतनी ज़्यादा ड्यूरेशन की नहीं होगी क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ही कम हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि आप लोगों को ये बता दूंगा कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला है उसके अंदर कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और उसके बाद स्ट्रेट अवे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ आ जाऊंगा। अच्छा, हो सकता है कि मैं एक आध जो है वो सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ भी डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों से। तो ज़रा देखिएगा, हमारे पास बेसिकली 4 फार्मूलाज हैं जो कि हमने यूज़ करने हैं। सबसे पहले एक है रेडियस का, फिर है एक टोटल एनर्जी का, एक है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का और एक है वेव नंबर का। ठीक है। अच्छा, ये जो रेडियस वाला है ना, इसके अंदर ये ए नॉट हमने क्या किया, सारे कांस्टेंट्स को एक जगह रखा और उसको कैलकुलेट करके ये पर्टिकुलर वैल्यू निकाली जो कि क्या है 0.529 डिग्री एंगस्ट्रॉम। और मैं अगर इस ए नॉट को हटा दूं यहाँ से तो एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ या एक्सपोनेंट -10 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी उसको करेंगे भी हम। ये Z क्या है, एटॉमिक नंबर है और हाइड्रोजन के केस में ये 1 रहता है। ये N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या किस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल होगा मैं यहाँ 1 रख दूंगा, इसी तरह 2, 3 एंड सो ऑन। फिर बात करें अगर टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन है -k × 1/n का स्क्वायर। ये n क्या है, नंबर ऑफ शेल, और ये k कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पहले से ही यहाँ पे लिखी हुई है 2.18 एक्सपोनेंट -18 जूल पर एटम। कुछ भी नहीं करना, आपको अगर कहा जाए कि टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो और शेल की वैल्यू दे दे, सिंपल क्या होगा, यहां पे k की वैल्यू रख देंगे ये वाली, और यहां पे उस शेल की वैल्यू रख देंगे, जैसे 2 रख दिया, 3 रख दिया, और आपने सिंपल कैलकुलेटर में उसको डाल के उसको सॉल्व कर लेना है। अच्छा, ये वाला जो है ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक सेल्फ असेसमेंट है। अगर मैं पेज नंबर आप लोगों को बताऊं तो आपकी बुक्स के अंदर ये अल्लाह भला करे आपका, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज़ मुझे बस। पेज नंबर है ये, अल्लाह आपका भला करे, पेज नंबर 30 है और पेज नंबर 30 पर सेल्फ असेसमेंट दिया हुआ है। वो सेल्फ असेसमेंट जो है बेसिकली इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व होना है। करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सिंपल, ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होता है आपके पास 9.31 या 9.11 एक्सपोनेंट -31। ये E क्या है, चार्ज वैल्यू है जो जिसकी वैल्यू थे 1.6 एक्सपोनेंट -19। 8 कांस्टेंट है, E नॉट है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसकी वैल्यू 8.8 एक्सपोनेंट -12 होती है, और H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 एक्सपोनेंट -34। आप ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट की यहाँ रखेंगे और यहाँ पे N1 की जगह पे वो वाला शेल आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और N2 की जगह पे वो वाला शेल आएगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 5वें से दूसरे में आ रहा है तो 5वां शेल N2 है और दूसरा शेल N1 हो जाएगा। ये है सिंपल सा। फिर हमारे पास वेव नंबर का फॉर्मूला राइडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला जो है। अच्छा, ये वाला न्यूमेरिकल मेरे नज़दीक इस चैप्टर से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इन एक्सप्रेशंस को आप अपने पास नोट डाउन कर लें, अगर तो करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब मैं स्ट्रेट अवे किसकी तरफ आ जाऊँगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ आ जाऊँगा। मैं अपने पास ज़रा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को खोल भी लेता हूँ। ठीक है, तो इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। सही है, इसको इरेज कर दिया हमने
और इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपकी बुक्स के अंदर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की ये है पेज नंबर 49, ठीक है। और पेज नंबर 49 के ऊपर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, कि कह रहे रेडियस बताओ, ठीक है, रेडियस बताओ जबकि कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। ये सिंपल सा डाटा आ गया, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं थी। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला रेडियस का भी थोड़ी देर पहले लिखा था, ए नॉट मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब आते हैं हम लोग इसकी कैलकुलेशंस की तरफ, कैलकुलेशन की तरफ, ठीक हो गया। आर एज इट इज ए नोट की जगह पे लिखा 0.529 और एन की जगह पे क्या लिखूंगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। ये पूरा आंसर डिग्री एक्सटर्न में आएगा, ठीक है। तो अभी मैं लिखता भी हूं यहां पे ना, सिंपल में क्या करूंगा 0.529 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर विच इज 9, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि आंसर वैलिडेट हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये मेरे पास आ रहा है 4.761 डिग्री एंगस्ट्रम, ये रेडियस आ गया। अगर मैं इसी आंसर को मीटर में रिपोर्ट करना चाह रहा हूं तो मैं सिंपल क्या करूंगा 4.671 इस एंगस्ट्रम को हटा के एक्सपोनेंट -10 मीटर लिख देंगे बस, और ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 था। आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक ही बारी में एक बोर्ड पे कर दूं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दिया, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सिंपल सा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा ना। क्वेश्चन 2 सवाल लाजमी पढ़ा करें, सवाल नहीं पढ़ेंगे समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। अब फोटोन ऑफ वेव नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा अ फोटोन ऑफ वेव नंबर 23 एक्सपोनेंट 5 मीटर इनवर्स, ठीक है, इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है, हायर एनर्जी ऑर्बिट टू n इज इक्वल्स टू 2। यानी इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आके गिरा, दूसरे, लेकिन किस शेल से आके गिरा ये नहीं पता। जिस शेल में आके गिरा वो n1, जहां से आया वो नहीं पता, ये मालूम कर। और अगर आप नोट करो तो आप लोगों को राइटबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रहा है, जो कि पहले भी मैंने लिखी थी 1.09678 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, राइटबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। अच्छा, वेव नंबर का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, वेव नंबर बराबर होता है किसके, ये सारा आपके पास क्या आ गया बेटा, डाटा आ गया। ये हमारे पास क्या लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे राइटबर्ग कांस्टेंट और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम किसकी तरफ बेटा, कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अच्छा, पहले ना मैं फॉर्मूला अरेंज कर लूँगा, फिर उसके बाद वैल्यू रख लेंगे। तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू राइटबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो वेव नंबर डिवाइड बाय राइटबर्ग कांस्टेंट, ये बराबर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। हमें बेसिकली n2 चाहिए, तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ और इसको इधर भेज देता हूँ। तो क्या बनेगा 1/n1 का n2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस वेव नंबर डिवाइडेड बाय राइटबर्ग कांस्टेंट, ठीक है।
अब इसको फर्दर कॉम्प्लेक्स नहीं करते, इसमें हम वैल्यूज़ प्लेस कर देते हैं। तो n2 का स्क्वायर 1/n1 की जगह पे क्या लिखूँगा 2 का स्क्वायर माइनस वेव नंबर की वैल्यू क्या है 23 एक्सपोनेंट 5 और राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1.09678 एक्सपोनेंट 7। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्या कहते हैं एक्सप्रेशन को ज़रा सॉल्व कर लेता हूँ। 1/4 या 2 का स्क्वायर माइनस 23 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 1.09678 एक्सपोनेंट 7। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिस्से को पूरे को सॉल्व करने पे मेरे कैलकुलेटर में जो आंसर आया वो है 0.040। ठीक है, 3 ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, इसको इधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। 1/0.0403 इज इक्वल्स टू n2 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। तो 1/0.0403 इसके ऊपर भी रूट आ गया और n2 के स्क्वायर के ऊपर भी रूट आ गया। यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ n2। अच्छा, एक बात ज़रा सुनिएगा, मैं एक काम ये करता हूँ, देखिए कैलकुलेशन जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे साथ साथ आप लोग भी कैलकुलेटर में करें ताकि आपको समझ में आ रहा हो कि इतना बड़ा फ्रैक्शन अचानक से ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं लिखूँगा रूट के अंदर 1 डिवाइड बाय 0.0403। अच्छा, पूरा सॉल्व करने पे मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.98। देखो, शेल या तो एक होता है या 2 होते हैं या 3 होते हैं, ये होल नंबर में चलता है, पॉइंट्स में नहीं होता। तो जब आप इस तरीके की कैलकुलेशन कर रहे हो और आपका आंसर पॉइंट में आ जाए तो आपने उसको राउंड ऑफ करके लिख देना है। 4.98 अराउंड क्या होता है 5 होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से आया, 5वें शेल से। जब दूसरे शेल में आया तो ये वाला वेव नंबर ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, आप ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फिर मैं इस तरीके से करता हूँ कि आप लोगों को एक छोटी सी सॉल्व एग्जाम्पल के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सॉल्व एग्जाम्पल जो है हमारे पास कहाँ है, मैं ज़रा इसको तरीके से कर लूँ, वरना होता ही है कि वो कैलकुलेटर ही गिर जाता है। अच्छा, एक और चीज़, मैं अगर पेज नंबर 49 देखूं, पेज नंबर 49 पे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर मुझे क्वेश्चन नंबर 7 जो नज़र आ रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला। मैंने अलग से 2 वीडियोस बनाई हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, जिसमें इनफ डिटेल मैंने डाली है। तो अगर आप में से किसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आती तो वो वीडियोस वाले सेक्शन में जाके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख ले, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं एक काम ये करने लगा हूँ कि बुक के अंदर हमारे पास पेज नंबर है ये 31 और पेज नंबर 31 पर है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.3। पेज नंबर 31 और इस पर है एग्जाम्पल नंबर 2.3। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेव नंबर। वेव नंबर बताओ व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट से आ रहा है वो n2, जिस ऑर्बिट में आ रहा है वो n1, और राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1.09678 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट किस चीज़ का हो गया, डेटा का। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, राइडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब स्ट्रेट अवे कैलकुलेशंस के अंदर आ जाते हैं।
ठीक है। कैलकुलेशन में क्या होगा, वेव नंबर इज इक्वल्स टू राइट पर कांस्टेंट की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी 1.0967 एक्सपोनेंट 7 और 1/n1 की जगह पे क्या लिखूंगा, 1/n1 की जगह पे क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है। अब मैं अपने कैलकुलेटर के अंदर ये सारी वैल्यूज़ एक साथ ना प्लेस कर देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे राइट पर कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है 1.096 एक्सपोनेंट 7। उसके बाद मैं लिखूँगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/ किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये पूरा फ्रैक्शन एक साथ कैलकुलेटर में डालने पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है अराउंड राइट वेव नंबर इज इक्वल टू 2056, ठीक है, 462.5 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये आंसर मेरी कैलकुलेशन पे आ रहा है। और अगर बुक से वैलिडेट करें तो इसी चीज़ को उन्होंने एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट में भी करके दिखा देता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से पॉइंट इधर होना चाहिए। कितनी बार मूव कराना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। तो वेव नंबर क्या बन जाएगा 2.05 एक्सपोनेंट 6 मीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास किताब वाला आंसर बन गया फिर। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट वहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूँ, उसके बाद किताब से देख के ना आंसर लिख दूँ। लेकिन मैं कैलकुलेट इसलिए करूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हों कि आप लोगों को भी ये कैलकुलेटर थोड़ा सा यूज़ करना आना चाहिए। मैंने कितनी बार ऑब्ज़र्व किया कि बच्चों को कैलकुलेटर ही सही से चलाना नहीं आ रहा होता। तो आप लोग इस सारी चीज़ों की प्रैक्टिस लाजमी रखें और अगली वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।